नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जो आपका प्यार हमें मिल रहा है, ऐसा ही प्यार मिलता रहे, उसकी हम कामना करते हैं। और आप जहां भी रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो आज मैं करने जा रहा हूं कि हमारे कई दर्शक हैं, उन्होंने ये बोला कि हमें अलीगढ़ और बुलंदशहर जो दो लोकसभा हैं, उनकी विधानसभाओं का सर्वे अलग से दे दीजिए। तो आपको पता है कि जो भी हमसे डिमांड करता है हमारा दर्शक, हम उस डिमांड को पूरी करते हैं। तो हम थोड़ी सी मेहनत हमारी बढ़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। अलीगढ़ का आपने सर्वे मांगा अलग से, हम अलीगढ़ का सर्वे दे रहे हैं। बाकी मैं ये सर्वे पहले दे चुका हूं और बुलंदशहर का सर्वे भी आज इसी वीडियो में देंगे हम। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर दो लोकसभा की 10 विधानसभाओं का सर्वे हम इस वीडियो में देंगे। दूसरा, एक सवाल जो है वो गगन पांडे जी हैं, कोई हमारे दर्शक। गगन पांडे जी ने ये कहा है कि जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। तो मैं पहली बात तो गगन पांडे जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप दलितों के ठेकेदार हैं? क्या दलित आपसे पूछ के वोट करेगा? दूसरी चीज, आप पांडे हैं तो क्या आपकी जो जाति विशेष के लोग हैं वो आपसे पूछ के वोट करते हैं? इसलिए जो अपने विचार हैं, जो अपनी समझदारी, अपना जो ज्ञान है, वो अपने तक सुरक्षित रखिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप दूसरे के बारे में राय जल्दी दे देते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, वो कहां वोट करेगा या कौन जीतेगा। तो इसलिए आप बिना विश्लेषण के जो बात करते हो वहीं आप मार खाते हो। आप आंकड़ों पे बात करिए, आप विश्लेषण पे बात करिए। मैं आपसे गगन पांडे जी से मेरा सवाल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर ने सपा को वोट नहीं किया? क्या अब से पहले मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन नहीं रहा है? तो आप कुछ भी दिमाग में आता है और आप बोल देते हो, तो आप किसी के ठेकेदार नहीं है। पहली चीज ये, दलित वोट कहां करेगा? वो अपने विवेक से और समय के अनुसार वोट करेगा। दूसरा, जो भी दलितों की आवाज उठाएगा, जो भी दलितों की लिए लड़ेगा, क्योंकि दलितों के ऊपर आप देख रहे हो एक जाति विशेष पूरा जो है अत्याचार कर रही है। आप सोशल मीडिया पे रोज वीडियो देख रहे होंगे। तो इसलिए दलित के बारे में आप कोई राय नहीं दे सकते। दूसरा, कुछ लोग हैं जो एकदम से ये कहते हैं जी चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट सीएम 2027 में। तो आप जो भी बात करिए वैसे ही मत करिए, हवा में, आंकड़ों पे बात करिए। अभी चंद्रशेखर जो आजाद है वो सीएम कैसे बन जाएंगे, आप ये बताइए। एक भी एमएलए उनका 2022 में नहीं आया। दिल्ली चुनाव लड़ा, वहां एक विधायक नहीं जीता, सबकी जमानत जब्त हो गई। अभी उतना बेस नहीं हुआ है। यदि 2022 में 50, 60, 70, 100 सीट जीत लेते तो तब आप कह सकते थे कि 2027 में चंद्रशेखर रावण सीएम बनेंगे। तो बिना हाथ पैर की बात नहीं करनी चाहिए। सीएम बनना कोई आसान नहीं है। सीएम ऐसे नहीं बना जाता कि आपने बोल दिया और चंद्रशेखर आजाद जो है वो सीएम बन गए। आप कभी दिमाग पर जोर दीजिए, विश्लेषण कीजिए। जिस व्यक्ति की एक भी सीट विधानसभा में अभी तक नहीं है, उसको आप एकदम से 250 सीट दिलवा देंगे, बहुमत में ले आएंगे, एकदम से सीएम बना देंगे। तो कहीं भी जो हाथ सिर पैर की बात किया करिए और आंकड़ों पर विश्लेषण पे बात करिए। और यदि आपको बिल्कुल ही पूरा आंकड़ों का ज्ञान चाहिए तो मौलिक भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंकड़ों पे जो कहानी होती है वो सारी हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो जो हमारे दर्शक हैं, यदि वो भी अपनी किसी विधानसभा का सर्वे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनके लिए और मेहनत करेंगे और उनकी विधानसभा की अलग से एक वीडियो बना देंगे। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी काफी लोगों ने अपनी अलग अलग विधानसभा का सर्वे मांगा है। शाहजहांपुर का मांगा है, कानपुर का मांगा है और भी बहुत सारी, बदायूं का मांगा है, तो बहराइच का मांगा है,
तो वो उनके लिए अलग अलग वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 वीडियो आपके पास आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब वाला बटन आप दबाते हैं तो एक बेल आइकॉन आता होगा, बेल आइकॉन को दबाइए, उस पे ऑल का ऑप्शन आता होगा, ALL ऑल का ऑप्शन जो है उसको दबाइए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको एक YouTube नोटिफिकेशन देगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि हमने वीडियो डाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब सर्वे की बात करेंगे। सर्वे आप जब पूरा सर्वे हो जाएगा हमारा, जो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बाद हम आपको ये बताने में कामयाब रहेंगे कि उत्तर प्रदेश का 2027 का सत्ताधीश कौन होगा। दूसरा, अगर बीच में जनगणना होने के बाद परिसीमन हो गया और लगभग 100 से 120 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी, अगर वो बढ़ी, परिसीमन हुआ, तो फिर जो है हमें उन 100 सीटों का अलग से दोबारा से आंकड़ा निकालना पड़ेगा, और फिर हम आपको बता पाएंगे कि 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, एक बात तय है जो मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको बता दूं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाजपा जो है, गुजरात लॉबी जो है, वो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन 2027 के अंदर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी गुजरात लॉबी। जैसा मध्य प्रदेश में आप एग्जाम्पल देख चुके हो, आपने हरियाणा में भी देखा, आपने राजस्थान में भी देखा, किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाता है। तो ये गुजरात लॉबी की स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी को कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं रणनीति वो बनाते हैं, और ऐसी रणनीति बनाते हैं कि उसको भेदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई रणनीतिकार होगा, कोई चाणक्य होगा, तो वो ही इस रणनीति को भेद पाएगा। दूसरा, एक चाणक्य से मुझे याद आया, एक हमारे दर्शक है, उन्होंने कहा कि चाणक्य नामक व्यक्ति कोई इस पृथ्वी पे पैदा ही नहीं हुआ, यानी कि चाणक्य नीति को देने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। तो मैं उनको बता दूं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप फेसबुक यूनिवर्सिटी पे डिग्रियां ले रहे हैं, इसलिए किताबें पढ़िए। किताबी ज्ञान सबसे बड़ा होता है। यदि आप पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्या असलियत है और क्या नकलियत है, क्या आपको चीजें वाकई में कोई आपको जो बता रहा है वो सही चीजें बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो किताब पढ़िए। किताब सबसे अच्छा दोस्त यदि आपका कोई है तो वो किताब है, पुस्तक है। तो पुस्तकी ज्ञान पे बात करिए, लिखित जो आंकड़े हैं उन पे बात करिए, हवा में बात बिल्कुल नहीं करिए। और हमने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, और ये जो सर्वे दिया जा रहा है ये आंकड़ों पे दिया जा रहा है। अभी लगभग 18 महीने चुनाव को रह गया उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम 18 महीने नहीं मानते। जो रणनीतिकार होगा, जो चाणक्य होगा, वो 18 महीने नहीं मानेगा, क्योंकि 18 महीने होने पर तो चुनाव हो जाएगा। केवल चुनाव को 12 महीने रह गए हैं हमारी नजर में, क्योंकि बाकी जो 6 महीने होंगे वो तो रणनीति बनाने में, चुनाव जीतने की तैयारियों में, उठा पटक और टिकट लेना, किससे लेना है, किधर पार्टी में जाना है, उसमें 6 महीने बीत जाएंगे। तो केवल 12 महीने उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2027 होगा उसके लिए 12 महीने बचे हैं। और जो अच्छे रणनीतिकार हैं, जो अच्छे नेता हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। लोगों को पता नहीं चलता, लोग तैयारी कर लेते हैं। और बाद में चाणक्य ने कहा है, यदि युद्ध जीतना है तो पहले से ही तैयारियां करें, लेकिन जो युद्ध करते समय तैयारी करेगा वो 100% गारंटी से युद्ध हारेगा। यानी कि पहले युद्ध हुआ करते थे, अब चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आ जाइए अलीगढ़ की बात करेंगे। देखो, अलीगढ़ लोकसभा में भाजपा मजबूत है, और बुलंदशहर में भी भाजपा मजबूत है, गाजियाबाद में भी भाजपा मजबूत है, और नोएडा में भी भाजपा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अगर इस मजबूती को भेदना है तो बहुत ही ज्यादा रणनीति लगानी पड़ेगी, और टिकट का बंटवारा वो इंडिया गठबंधन को सही से करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा,
आपको शतरंज की वो चाल बिछानी पड़ेगी। यदि भाजपा को इन जिलों में पीटना है तो आपको दलित चेहरा कोई अपने साथ लाना पड़ेगा, चंद्रशेखर रावण या बहन जी। दूसरा, यदि आप ये सोचेंगे कि अखिलेश और राहुल जी का गठबंधन हो गया और आप भाजपा को पीट लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। आपको दलित चेहरा लाना पड़ेगा, ये समय की मांग है। और अगर आप दलित चेहरे को सीएम फेस बना देंगे तो फिर आपको कोई ताकत नहीं है जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर ये जीतने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रणनीति का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोग अपने लालचवश, स्वार्थ की राजनीति के वश किसी को सीएम चेहरा बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो आ जाइए अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जो अलीगढ़ विधानसभा है, अलीगढ़ लोकसभा की जो अलीगढ़ विधानसभा है, वो सीट जो है वो आपको मैं बता दूं कि वो समाजवादी पार्टी जो है वो जीतेगी। ये 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 100% जीतने जा रही है। कुछ अब की बार क्योंकि कांग्रेस इनके साथ में है, 2022 में कांग्रेस इनके साथ नहीं थी। ऊपर से जो हम देख रहे हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बहन जी से भी बात चल रही है और चंद्रशेखर से भी बात चल रही है, तो जो भी एक दलित चेहरा इनके साथ आ जाएगा वही खेल हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी अलीगढ़ चुनाव जीत रही है। खैर की बात करें तो खैर में बीजेपी मजबूत है और 2027 में बीजेपी चुनाव जीतेगी। वर्तमान में भी बीजेपी के पास है और बीजेपी को ये सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बरौली की बात करें तो ये भी बीजेपी चुनाव जीतेगी 2027 में। अतरौली की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीतेगी। और एक सीट है कोल सीट 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी 100%। कोई ताकत नहीं है जो समाजवादी पार्टी को कोल सीट और अलीगढ़ विधानसभा की जो सीट है, 2 सीट जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और ये जो 3 सीट है ये भाजपा ही जीतेगी, इनको भाजपा से कोई छीन नहीं सकता। खैर, बरौली, अतरौली, ये 3 जो विधानसभाएं हैं ये भाजपा ही जीतेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो अलीगढ़ लोकसभा में 3 सीट 2027 में भाजपा जीत रही है और 2 सीट जो है अलीगढ़ और कोल की वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये 3 सीट भी जीती जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए मैंने बताया ना, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी और बहुत बड़ा शतरंज की चाल जो है वो चलनी पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं बुलंदशहर। हमारे जो दर्शक हैं वो बुलंदशहर भी जानना चाह रहे थे। तो ये बुलंदशहर लोकसभा की 5 विधानसभा हैं और बुलंदशहर में जैसा मैंने बताया कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये जो और अलीगढ़, यहां पर भाजपा मजबूत है। तो आप देख रहे हो बुलंदशहर लोकसभा की जो बुलंदशहर विधानसभा सीट है ये 2027 में बीजेपी ही जीतेगी। शहर सीट है ये बुलंदशहर की और 100% भाजपा जीतेगी, यहाँ भाजपा मजबूत है। सयाना की बात करें तो भाजपा जीतेगी 2027 में। अनूप शहर की बात करें तो बीजेपी जीतेगी। डिबाई की बात करें तो डिबाई को 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। ये समाजवादी पार्टी की सीट है और समाजवादी पार्टी की सीट ही रहेगी 2027 में। समाजवादी पार्टी इस डिबाई सीट को जीत जाएगी। शिकारपुर में भाजपा मजबूत है। शिकारपुर जो है ये गौतम बुद्ध नगर से लगती हुई विधानसभा है और क्योंकि पूरा गौतम बुद्ध नगर जो है और गाजियाबाद ये पूरा भाजपा का गढ़ है, तो शिकारपुर जो है 2027 में भाजपा जीत रही है। तो आप देख रहे हो कि जो बुलंदशहर लोकसभा है उसमें केवल 1 सीट जो डिबाई विधानसभा है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन जो 4 सीटें हैं बुलंदशहर, सयाना और अनूप शहर और शिकारपुर, ये 4 सीट भाजपा के खाते में जाएगी क्योंकि यहां पर भाजपा मजबूत है इन जिलों में। कभी इन जिलों में बहन जी यानी कि
बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कोई व्यक्ति जब शिखर पर चला जाता है तो कोई ना कोई गलती करता है, चाहे वो भ्रष्टाचार करे या कुछ और काम करे, तो जब वो गलती करता है वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। यदि वो गलती उसने 10 साल पहले की है, 20 साल पहले की है, तो उसका पतन वहीं से शुरू हो गया 20 साल पहले ही, तो उसका पतन 20 साल पहले माना जाएगा। अगर आज एकदम से वो गायब हो गया तो उसका पतन आज नहीं हुआ, उसका पतन तो 20 साल पहले ही हो गया था, क्योंकि अब एकदम से बत्ती बुझ गई, इसलिए ऐसा लगा कि अब आगे पतन हुआ है, तो अब नहीं हुआ। 20 साल पहले ही पतन शुरू हो गया था, जब उन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी थी, जब उनके पानी के जहाज में जरा सा छेद हो गया था, तो जब ही डूब गया था वो। अब वो डूबा 2 घंटे बाद जहाज या 10 घंटे बाद, तो वो डूबा नहीं माना जाएगा इस समय, वो पहले ही डूब चुका था जब छेद हो गया था। तो इसलिए जब भी आप समाज सेवा में है, जनता की सेवा में, और सेवा करने की बजाय कुछ और काम करने लगेंगे, मेवा खाना शुरू कर देंगे, तो आपका पतन निश्चित है। यदि आपका चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा, चरित्र का पतन हो जाएगा, तो आपका पतन निश्चित है। यदि आप अपनी ईमानदारी के रास्ते से हट जाएंगे, तो पैसा कमाने के चक्कर में, तो आपका पतन उसी दिन निश्चित है। जब आप ईमानदारी के पथ पे रहेंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा, जब आप मेहनत करेंगे। पैसे के लिए आपको भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा लखनऊ के अंदर 2 IRS अधिकारी आपस में थप्पड़ चल गए, मारपीट करने लगे, और अब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों अधिकारी जो हैं, उनमें से एक अधिकारी का भ्रष्टाचार से में लिप्त होना आ रहा है। तो अब एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और जब इसकी जांच होगी तो देखना थप्पड़ इसलिए ही बचे, कोई पैसे का मामला था। तो भ्रष्टाचार ले डूबेगा आपको, आप IAS बन जाइए, IRS बन जाइए, IPS बन जाइए, जब भी आप भ्रष्ट हो जाएंगे आपका पतन निश्चित है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो आप देख रहे हो भ्रष्ट, अगर नौकरशाही, जितना भी नौकरशाही है, IAS, IPS, IRS, अगर उनकी जांच हो जाए संपत्ति की, तो आपको पता चल जाएगा उसमें से कितने लोग भ्रष्ट निकलेंगे। कुछ ईमानदार लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूं कि 90% का आंकड़ा वो उत्तर प्रदेश के अंदर निकलने वाला है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ जी ने लगाई थी, उस पे कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, और अंदर खाने अधिकारी योगी सरकार को चूना लगा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी जांच की जाए। मैं कह रहा हूं कि इतने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा कि आप चौंक जाएंगे। हर विभाग में घोटाला इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक घोटाला हम उजागर कर चुके हैं, और उसको तरीके से हम दोबारा से उस पूरे घोटाले के बारे में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे घोटाला चल रहा है। एक तरफ गरीब आदमी के पास भोजन नहीं है खाने के लिए, रोजगार नहीं है, महंगाई से परेशान है, ऊपर से ये भ्रष्ट अधिकारी जनता को लूट रहे हैं, और इनके बच्चे छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, तो वो सब पैसा कहां से आएगा? सैलरी से तो गुजारा होगा नहीं, खर्चे की पूर्ति नहीं होगी। तो भ्रष्टाचार इन लोगों ने पूरा बढ़ावा कर रखा है। गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में। इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? विदेशों में। नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? विदेशों में। आपके बच्चे क्या करेंगे? धरना रखेंगे, आंदोलन में जाएंगे, आपस में हिंदू मुस्लिम में मरेंगे। इनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आपके बच्चों को आपको क्या समझाना है। लेकिन आप फेसबुक और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपकी बुद्धि को गुलाम बना दिया गया है, और आपकी बुद्धि इस वक्त गुलाम बन चुकी है, और जैसा नेता चाहते हैं ऐसा ही आपकी बुद्धि काम कर रही है। उनको केवल एक मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ना है और फेसबुक पे छोड़ना है, उनकी जो IT मीडिया टीम है, और आपकी बुद्धि उसी को फॉलो करेगी, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। आप शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हो गए हैं, आप आजाद होते हुए भी आज भी आप गुलाम हैं, इस राजनीति का गुलाम हैं। और मैं आपको बता दूं,
भारत की राजनीति में दुख और संवेदना जैसा कोई शब्द नहीं है। चुनाव जीतना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप देख रहे हो, एक तरफ मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और फिर उसी ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी इतना बड़ा प्रचार नहीं किया, ऐसे होर्डिंग फोटो नहीं खिंचाए कि पूरा उसका चुनावी फायदा लिया जाए। लेकिन आज राजनीति इतनी गिर चुकी है कि जो लोग शहीद हो गए पहलगांव में, जो मारे गए, जो सेना के लोग शहीद हो गए, उनकी लाशों पे राजनीति की जा रही है। और ये जनता इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये जनता ही भोली भाली और महामूर्ख जनता है। महामूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ जानते हुए भी इनके चक्कर में आते हैं और आपको गरीब ही बना के रखा जाएगा। राजनीति का एक वसूल है, यदि आपको राज करना है तो लोगों को गरीब बनाए रखो, उनकी मानसिकता को गरीब बनाए रखो, उनकी मानसिकता को गुलाम बनाए रखो। तो ये राजनीति जो है चाहती है, और राजनीति जैसा चाहती है वैसा हो भी रहा है भारत के अंदर। और आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग गुलाम बन चुके हैं, उनकी विवेक मर चुका है, आंखें बंद कर ली हैं। आपके बच्चे लड़ने के लिए, आपके बच्चे धरने रखने के लिए, और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 1000-2000 महिलाओं को ये प्रलोभन चुनाव में दिया जाता है कि हमारी सरकार आई तो 2000 रुपए देंगे, कोई 1500 रुपए कहता है। तो ये सब आपको गुलाम बनाया जाता है, क्योंकि जब तक आप गुलाम रहेंगे, जब तक आप इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आपकी कमाने की इच्छा, बिजनेस करने की इच्छा खत्म कर दी जाएगी कि आपको राशन मिल रहा है, बस बात खत्म। आपके सोचने की शक्ति, लड़ने की शक्ति, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत खत्म कर दी जाती है, और आपको मुद्दे से भटकाकर दूसरे मुद्दों पर आपका दिमाग लगाती है, जो इनकी सोशल मीडिया और आईटी सेल है। तो इसलिए आज भी आप गुलाम हैं, आज भी आप मूर्ख हैं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चों का चेहरा आप देखिए, उनका भविष्य बनाना है, रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए और चिकित्सा चाहिए, इलाज चाहिए, तो आपको जागना पड़ेगा। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ना, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, और किताबी ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, किताबी ज्ञान को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। आप बच्चों को किसी चीज के बारे में बता देते हैं कि ये मंदिर है, हाथ जोड़िए, ये मस्जिद है, सिर झुकाइए, लेकिन कभी आपने मंदिर मस्जिद का असली ज्ञान उनको दिया है? क्या आपने किसी देवी देवता की बात की है तो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ चीजें उनको ज्ञान दिया है? केवल आपने बोल दिया कि सिर झुकाना है, फिर वो पूरी जिंदगी सिर झुकाता रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए किताबी ज्ञान लीजिए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन किताबी ज्ञान लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। और हम किसी के चाटुकार नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना समाजवादी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी विशेष के हम चाटुकार नहीं है, ना ही हम अंधभक्त हैं। हमारे पास विवेक है, किताबी ज्ञान है, उस पे बात करेंगे, आंकड़ों पे बात करेंगे। किसी की गुलामी बिल्कुल नहीं की जाएगी, हम मानसिक गुलाम नहीं बनेंगे। इसलिए आवाज उठाइए गलत कामों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अपने बच्चों के रोजगार के लिए, विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम करिए, और अच्छी चिकित्सा के लिए काम करिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा जो है वहीं फर्श पे हो जाता है। ये दुर्भाग्य है आपका, नेताओं का नहीं, ये दुर्भाग्य आपका है कि आप ऐसे लोगों को चुनते हो कि जो आज तक आपको सुविधाएं नहीं दे पाते, चिकित्सा जैसी। वहीं कुंभ जैसी जगह हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उतने करोड़ों रुपए में कई हॉस्पिटल बन जाते, और इस देश के गरीब लोगों को जो प्राइवेट चिकित्सा नहीं ले सकते, उनको कहीं ना कहीं चिकित्सा मिल जाती। बिना एम्बुलेंस के जो आप देख रहे हो डेड बॉडियां जा रही हैं, लोग कंधे पर डेड बॉडियां लेके जा रहे हैं,
बच्चे फर्श पर पैदा हो रहे हैं, चिकित्सा के नाम पर जीरो जीरो स्थिति, और भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट अधिकारी, ये जितने भी आईएएस आईपीएस भ्रष्ट लोग हो चुके हैं, आईआरएस, वो लूटने पे लग रहे हैं। लूट लो जितना लूटना है, क्योंकि ये मूर्ख जनता है, लूटती रहेगी। और हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की जनता ने कोई खोज नहीं की। यहां पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये कहीं नहीं गए। ये कंफर्ट जोन में अपने घर रहे कि हमें क्या करना है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और भाड़ में जाए ये देश, भाड़ में जाए ये प्रदेश। इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाइए, अपने बच्चों के, सुबह उठिए तो अपने बच्चों के चेहरे को जरूर देखिए कि आप इनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप यूनिवर्सिटी और डिग्रियां ले रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे? कहने को बहुत कुछ है, समझदार जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।